हेलो स्टूडेंट्स, डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन कितने? 4 एप्लीकेशन। क्या क्या पढ़ा हमने? टू चेक द करेक्टनेस, ये पहला एप्लीकेशन था। यूनिट कन्वर्जन दूसरा एप्लीकेशन था। फिजिकल रिलेशन डिराइव करना तीसरा एप्लीकेशन था। और किसी अननोन क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला को निकालना किसी इक्वेशन में, वो हमारा क्या था? फोर्थ एप्लीकेशन था। तो इस तरीके से डायमेंशनल एनालिसिस के 4 एप्लीकेशन होते हैं। उसके बाद हम लोग क्या बात कर रहे थे? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहे थे। उसमें से हमने देखा था कि जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होंगे, है ना, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होंगे, है ना, जैसे कि मान लो साइन और इसके साथ कुछ भी लिखा हो, सपोज ए एक्स प्लस बी, है ना, ऐसा लिखा हो, तो इस वाले टर्म को क्या कहते हैं? अपन आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। और ये आर्ग्यूमेंट क्या होता है? डायमेंशनलेस। आर्ग्यूमेंट क्या होता है? डायमेंशनलेस। जब मैं डायमेंशनलेस कहता हूं तो इसका क्या मतलब होता है बच्चों? m0 l0 t0, है ना। जब हर चीज का पावर जीरो होता है तो क्या होता है? 1। किसी भी चीज का पावर जीरो मतलब क्या देता है? 1। तो डायमेंशनलेस का मतलब ये हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये एज अ होल डायमेंशनलेस होगा, इसका इंडिविजुअल टर्म भी डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, ये एक बात हुआ। दूसरी बात हमने बताई थी कि ये पूरा का पूरा टर्म भी खुद में क्या होता है? डायमेंशनलेस। ठीक है, होल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। इसके पास भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि m0 l0 t0, यानी इसका भी वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। तो इक्वेशन में जहां कहीं भी आएगा, इस पूरे के बदले क्या रख सकते हो? 1 रख सकते हो। यहाँ पर जो आएगा उसका भी डायमेंशन क्या ले सकते हो? 1 ले सकते हो। इसके इंडिविजुअल टर्म्स के भी डायमेंशन क्या होंगे? 1 होंगे। तो इनको आपको यूज करना है। ठीक है बच्चों, ये तो हुई, है ना, हमने इतना कल पढ़ा था। इसके आगे बच्चों देखो, याद करो जब हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े थे, तो बेसिक मैथमेटिक्स में आपको मैंने दो चीजें बताई थी। एक बताया था बच्चों एक्सपोनेंशियल के बारे में, और एक बताया था मैंने लॉगरिथम के बारे में। ठीक है, तो कुछ लॉगरिथमिक फंक्शन होंगे, कुछ लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस तरह के फंक्शन आपको दिखाई देंगे। तो देखो क्या होता है, जैसे कि मैं बोलता हूं बच्चों की लॉग, ठीक है, लॉग, याद करो क्या होता था, सपोज ए एन ऐसा करके आता था। आ रही बात समझ में? लॉग ए एन। तो बेसिकली यहाँ पर जो क्वांटिटी आती थी वो क्या आती थी बेटा? ये बेस होता था, है ना। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी आती थी वो भी क्या होता था? आपका कांस्टेंट होता था। और ये वाला जो क्वांटिटी होता था वो भी क्या होता था? कांस्टेंट होता था। ये जो पावर होता था वो कांस्टेंट होता था। ठीक है बच्चों, तो जो भी लॉग के साथ वैल्यू होगी ना, सपोज ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली क्या है? पावर। और पावर क्या होता है? नंबर, है ना। तो इसको अपन क्या कहते हैं बच्चों? आर्ग्यूमेंट। इसको भी आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। ठीक है, इसको भी क्या कहा जाता है? आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। और ये आर्ग्यूमेंट जो होता है बच्चों, वो क्या रहता है? इसके भी डायमेंशनलेस होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन के साथ, लॉग के साथ जो कुछ भी होगा ना, लॉग के साथ जो कुछ भी होगा वो हमेशा क्या रहेगा बच्चों? डायमेंशनलेस। तो कल से जो मैंने आपको नोट्स लिखाने शुरू किए थे, उसमें से नेक्स्ट नोट लिख लोगे क्या? कि argument of log is also dimensionless, डायमेंशनलेस। और डायमेंशनलेस का मतलब आप समझ ही गए हो, है ना। इसका डायमेंशन क्या होगा? 1 होगा। इंडिविजुअल टर्म्स के भी डायमेंशन क्या होंगे? 1, मतलब डायमेंशनलेस होंगे। उसका वैल्यू क्या रख सकते हो? 1 रख सकते हो। साथ में जो होल लॉग का लॉग है, होल लॉग फंक्शन है, पूरा जो लॉग है वो भी क्या होगा? अपने आप में
डायमेंशनलेस होगा। क्यों? क्योंकि लॉग का वैल्यू हमेशा क्या होता है, एक नंबर होता है और नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो ये भी याद रखें, है ना। होल लॉग टर्म हैज नो डायमेंशन, नो डायमेंशन, इसके पास भी कोई डायमेंशन नहीं होता। आगे बात समझ में बच्चों, ठीक है, इसको याद रखें। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या होता है। सपोज मैंने लिखा है y बराबर e टू दी पावर ax प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी टी प्लस सी, ऐसा है ना। e टू दी पावर क्या लिखा है, e x प्लस बी टी प्लस सी। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ बच्चों, ठीक है। ये क्या हुआ, ये इधर a लिख देता हूं, तो a e पावर ए एक्स प्लस बी टी प्लस सी। तो ये जो इसका पावर है, इसको अपन क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट अगेन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट। तो चूंकि ये पावर है ना, पावर क्या होता है जनरली, है ना, पावर क्या होता है, नंबर्स होते हैं। पावर क्या होता है, नंबर, e टू द पावर 1, e टू द पावर 2, e टू द पावर 3। और नंबर्स क्या होंगे बच्चों, डायमेंशनलेस। तो अगेन ये भी चीज क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। तो आर्गुमेंट ऑफ एक्सपोनेंट इज आल्सो क्या, डायमेंशनलेस। तो ये डायमेंशनलेस है, तो इसका हर एक टर्म भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। तो इसको भी आप यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, ठीक है। तो चलो, आर्गुमेंट ऑफ exponent is also dimensionless, ठीक है। और साथ में ये पूरा का पूरा जो है, ठीक है बच्चों, e का जो पूरा टर्म है, एक्सपोनेंट का जो पूरा टर्म है, वो भी खुद में क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। क्यों? क्योंकि e क्या होता है बच्चों, e एक नंबर है ना, 2.718 होता है और उसका ये पावर। तो मान लो e पर किसी नंबर 2 पर पावर 2 डालोगे तो पावर ही नंबर ही आएगा ना बेटा, ठीक है। तो नंबर आएगा, नंबर का क्या होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो होल जो e वाला टर्म है वो भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, ठीक है। तो होल exponent term has no dimension, ठीक है। ये बातें आप याद रखें, इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त अपन यूज करेंगे। क्लियर है बच्चों? चलो देखो कैसे यूज कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेकर के आपको समझाते हैं। समझो कि मैंने ऐसा लिखा, एग्जाम्पल y इक्वल्स टू a e टू दी पावर bx, ऐसा लिख दिया, ठीक है। y इक्वल्स टू, if y equals to a e to the power bx, where x और y क्या है, डिस्टेंस है, and x and y distance, then find dimensional formula of a and b। a और b का अपने को डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो जैसा कि मैंने बोला बच्चों कि ये क्या है बच्चों, इसका पावर है ना, आर्ग्यूमेंट है, और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो बी एक्स जो है वो डायमेंशन लेस होगा, यानी 1 होगा। तो देयरफॉर b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन x हो जाएगा। x क्या है, डिस्टेंस है, तो 1 अपॉन l हो जाएगा, यानी l माइनस 1 हो जाएगा। तो ये जो b का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया वो l माइनस 1 हो गया। सिमिलरली बच्चों मैंने क्या बोला कि ये पूरा का पूरा टर्म भी क्या है, डायमेंशनलेस है। तो y इक्वल्स टू a और उसका कोई डायमेंशन नहीं है तो 1, ठीक है। तो y बराबर क्या हो गया, a, तो a बराबर हो गया y, और y क्या है बच्चों, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के पास क्या होगा l, तो a बराबर क्या हो गया l, ठीक है। तो इस तरीके से देखो आपको a भी मिल गया और b भी मिल गया। कोई दिक्कत है बच्चों? इस तरीके से आपको सॉल्व करना है।
नाउ सी, मान लो मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, इफ y इक्वल्स टू a e टू द पावर bx प्लस सी टी प्लस डी, ऐसा लिख लिया, ठीक है। y बराबर a e टू द पावर bx सी टी प्लस डी, वेयर x y डिस्टेंस है, x y डिस्टेंस, t is time, t is time, then find dimensional formula of a b c and d, a b c और d का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करो। तो फिर कैसे करेंगे बच्चों? तो बच्चों मैंने क्या बोला, इसका जो ये है आर्गुमेंट है वो क्या होगा, डायमेंशन लेस। जब आर्गुमेंट डायमेंशन लेस है तो इसका हर एक इंडिविजुअल टर्म भी क्या होगा, डायमेंशन लेस। क्यों ऐसा? क्योंकि सिमिलर क्वांटिटीज आर एडेड, सिमिलर क्वांटिटीज आर सबट्रैक्टेड एंड द रिजल्ट वी ऑब्टेन इज आल्सो ऑफ सिमिलर नेचर, ठीक है। तो ये भी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस होगा, तभी जाकर के होल टर्म क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, ठीक है बच्चों। तो इस कंसेप्ट का अपन यूज करेंगे। तो क्या हो गया देखो, बी एक्स क्या होगा, डायमेंशन लेस, ठीक है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 1/x 1/l, l माइनस 1, b का निकल गया। सिमिलरली सी टी भी डायमेंशन लेस होगा, तो c बराबर 1/t, तो क्या हो जाएगा t माइनस 1, c का भी डायमेंशन मिल गया। और d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, यानी d क्या हो गया, डायमेंशन लेस, m0 l0 t0, ये d का हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों, ये होल टर्म क्या है, डायमेंशन लेस है, पूरा का पूरा टर्म ही डायमेंशन लेस है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू 1, देयरफॉर a बराबर क्या हो जाएगा y, और y क्या है डिस्टेंस, तो a बराबर क्या आ गया l। तो देखो अपने सारे टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल लिए है ना, इनको यूज करते हुए, कोई दिक्कत? सिमिलर चीजें अपन लॉग वाले टर्म के साथ कर सकते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन हो कि इफ y इक्वल्स टू a log bx, ऐसा हो सपोज, ठीक है, a log bx, तो आपको a log bx वेयर y और x क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो a एंड b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a एंड b क्या होगा, ठीक है, ऐसा। तो बच्चों अगेन सेम चीजें करेंगे। आपको पता है कि इसका जो आर्गुमेंट होता है, मतलब ये होता है, वो डायमेंशन लेस होता है। तो b इंटू एक्स बराबर 1, तो b बराबर 1/x 1/l, l माइनस 1, ठीक है, b का निकल आया। फिर ये होल टर्म क्या होगा, वो भी डायमेंशन लेस होगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा a, और y क्या है बच्चों, डिस्टेंस, तो a का क्या हो गया l, ठीक है। तो इस तरीके से अभी जो हमने जितने नोट्स लिखाए उसके आप यूज कर सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन। आप डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन को यूज करते हुए ये 4 तरह की चीजें कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब डायमेंशनल एनालिसिस यूजफुल तो है, बहुत सारा हमने उसका यूज किया है ना, 4 तरीके से यूज किया, काफी काम आता है डायमेंशनल एनालिसिस, है ना, यूनिट को कन्वर्ट करने में, करेक्टनेस चेक करने में, है ना, फिजिकल रिलेशन डिराइव करने में, किसी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करने में, है ना, इस तरीके से काफी सारे यूज हैं। लेकिन इसकी भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, है ना, डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो हम लोग जो अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस,
ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है ये समझिए। पहला, इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, याद करो मैंने आपको एक चीज बोला था कि अगर कोई इक्वेशन आपको डायमेंशनली करेक्ट आ गया तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि वो फिजिकली भी क्या होगा, करेक्ट होगा। बताया था कि ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन नीड नॉट नेसेसरीली टू बी फिजिकली करेक्ट। वो फिजिकली करेक्ट हो भी सकता है और फिजिकली इनकरेक्ट भी हो सकता है। समझ में आया क्या? बट अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट आ गया तब वो पक्का गलत होगा। ठीक है, फिर वो उसके फिजिकली करेक्ट होने की कोई संभावना नहीं है। समझ में आया? तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन may be physically correct और may not be। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये इसका ड्रॉबैक है। 100% गारंटी नहीं है इस बात की कि वो फिजिकली भी करेक्ट होगा अगर वो डायमेंशनली करेक्ट आ गया है तो। ठीक है, ये इसका सबसे मेजर ड्रॉबैक है। ठीक है, मेजर लिमिटेशन है। दूसरी चीज हमने बोला कि हम इससे क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। बट फिर आपने क्या देखा, जब मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा था तो उसमें जो कांस्टेंट टर्म थे वो नहीं आ पाते थे। आई बात समझ में? तो व्हेन वी डिराइव अ फॉर्मूला, व्हेन वी डिराइव अ फिजिकल रिलेशन, वी आर नॉट एबल टू डिराइव द फॉर्मूला विच कंसिस्ट कांस्टेंट टर्म्स which has no dimension। मतलब डायमेंशन लेस कांस्टेंट वाला कोई अगर उसमें टर्म है तो उसको अपन डिराइव नहीं कर पाते हैं। आई बात समझ में? ये इसका अनदर ड्रॉबैक है। ठीक है, when we derive a physical relation we are not able to derive the exact relation by dimensional analysis because constant term cannot be derived। क्योंकि उसमें जो कांस्टेंट टर्म थे वो डिराइव नहीं हो पाते थे। ठीक है, तो अपने को बस एक मोटा मोटा अंदाजा लगता है, कांस्टेंट को अपने को अलग से निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसका दूसरा मेजर ड्रॉबैक हो गया। तीसरा चीज हमने जो भी फॉर्मूले डिराइव किए, आप कॉपी को पलट के देख सकते हो कि हमने जितने भी क्वेश्चन में डेरिवेशन किया, ठीक है, सब में जो क्वांटिटीज थे वो आइदर मल्टीप्लाइड था या तो डिवाइड था। ठीक है, मल्टीप्लाइड था या फिर डिवाइड था। जैसे कि हमने एक किया था भाई सेंट्रीपिटल फोर्स का, क्या आया था, mv²/r। तो ये सारे टर्म्स क्या है, मल्टीप्लाइड डिवाइड हैं। फिर हमने क्या किया भाई, टाइम पीरियड का किया, क्या आया था, √L/g। इसमें भी क्वांटिटीज क्या है, मल्टीप्लाइड डिवाइड हैं। एक हमने निकाला था भाई पोटेंशियल एनर्जी का mgh। ठीक है, इसमें भी क्या है, मल्टीप्लाइड है। फिर हमने निकाला था भाई काइनेटिक एनर्जी का, क्या आया था, mv²। इसमें भी क्या है, मल्टीप्लाइड डिवाइड है। ठीक है, अगर कोई ऐसा इक्वेशन लाना हो मुझे, जैसे कि s = ut + ½ at², ऐसा कोई रिलेशन अगर डिराइव करना है तो हम नहीं कर पाएंगे, ऐसे रिलेशन को नहीं डिराइव कर पाएंगे। आई क्या बात समझ में? ऐसे रिलेशन को नहीं डिराइव कर पाएंगे। तो क्या समझ में आया बच्चों? हम सिर्फ ऐसे रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं, जिसमें कि क्या हो, सिर्फ
मल्टीप्लिकेशन या टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाइड या डिवाइड हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन में होगा तो अपन नहीं कर पाएंगे ऐसे रिलेशन को डिराइव। ठीक है, तो लिमिटेड है, ये हर जगह पर अप्लाई नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो अगला हो गया बच्चों, वी कैन डिराइव ओनली दोज रिलेशन in which physical quantities are multiplied or divided. We cannot derive such relation in which two or more terms are added or subtracted। ऐसा कोई होगा जिसमें कि दो या दो से अधिक टर्म्स एडेड या सब्ट्रैक्टेड होंगे, तो ऐसे रिलेशन को अपन डिराइव नहीं कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, क्लियर है? इसको ये हुआ अपना थर्ड ये ड्रॉबैक, लिमिटेशन। नाउ सी फोर्थ ड्रॉबैक क्या है बच्चों? इसमें आप सिर्फ ऐसे रिलेशन को डिराइव कर सकते हो जिसमें तीन ही क्वांटिटी हो। तीन से अधिक क्वांटिटी वाला होगा तो आप डिराइव नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप देखते थे हम क्या करते थे, इधर का MLT और इधर का जो भी MLT करके आता था, है ना, तो इसके इधर के m के पावर और इधर के m के पावर को इक्वेट करते थे, इधर l के पावर और इधर l के पावर को इक्वेट करते थे, इधर t के पावर और इधर के t के पावर को इक्वेट करते थे, है ना बच्चों। तो हमारे पास कितने इक्वेशन बनते थे? तीन इक्वेशन बनते थे। तो तीन इक्वेशन को सॉल्व करके आप क्या कर सकते हो? सिर्फ तीन ही क्वांटिटी निकाल सकते हो। तीन ही क्वांटिटी निकाल सकते हो ना तीन इक्वेशन से, जितने इक्वेशन उतनी क्वांटिटी आप निकाल सकते हो, है ना। तो अगर इसमें चौथी कोई अननोन क्वांटिटी होगी तो आप उसको डिराइव नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए इसमें सिर्फ ऐसे रिलेशंस को डिराइव किया जा सकता है जिसमें तीन या तीन से कम क्वांटिटीज हों। ठीक है, इससे ज्यादा होगी तो आप नहीं डिराइव कर पाओगे। तो देखिए बच्चों, by dimensional analysis we can derive only those relation we can derive formula of quantity which depends which do not depends on more than three quantities। ठीक है बच्चों, जो तीन से ज्यादा क्वांटिटीज पर डिपेंड करेगा, है ना, उस वैसे फॉर्मूले को अपन डिराइव नहीं कर पाएंगे। जो तीन से अधिक क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा होगा, ऐसे इसको हम लोग डिराइव नहीं कर पाएंगे, ऐसे फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर पाएंगे। ये इसका अगला ड्रॉबैक हो गया। ठीक है, पांचवा ड्रॉबैक है बच्चों, है ना, हमने अभी अभी सीखा है कि जो लॉग के टर्म्स होते हैं,
साइन कॉस यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के टर्म होते हैं या एक्सपोनेंट के टर्म्स होते हैं, ये सभी के सभी क्या है, डायमेंशनलेस होते हैं। तो अगर कोई फॉर्मूले में ये सब टर्म्स आएंगे तो वो डिराइव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका डायमेंशन ही नहीं होता है। डायमेंशनलेस चीज़ों को आप डिराइव नहीं कर सकते। अब डायमेंशन नहीं है जिसके पास, तो उसके पास उसके ऊपर डायमेंशनल एनालिसिस कैसे लगाओगे? बात समझ में आ रही है आपको? तो जो फॉर्मूले है ना, इन सब टर्म्स को इंक्लूड करेगा, ऐसे फॉर्मूले अपन डिराइव नहीं कर सकते बाय डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, बाय डायमेंशनल एनालिसिस we cannot derive such relation which consist trigonometrical logarithmic और ट्रिगोनोमेट्रिकल लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल टर्म। ठीक है, ऐसे टर्म्स अगर उसमें इंक्लूड होंगे तो फिर अपन उसको डिराइव नहीं कर पाएंगे। आई क्या बात समझ में? ठीक है, इसको क्या कहते हैं बच्चों, ये जो है ये सभी क्या है, ड्रॉबैक्स हैं हमारे डायमेंशनल एनालिसिस के। इसका मतलब है कि डायमेंशनल एनालिसिस से जो हम वो चार चीज करते थे, करेक्टनेस चेक करते थे, फॉर्मूला डिराइव करते थे, यूनिट कन्वर्जन करते थे, है ना, तो उसमें भी हम लिमिटेड काम ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड, मतलब हर कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर कुछ नहीं कर सकते, कुछ लिमिटेड चीजें ही कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लिमिटेशन, है ना। लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ये सारे थे। ठीक है बच्चों, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है फिर, है ना। देखो बच्चों, हमने क्या पढ़ा कि जो भी क्वांटिटीज होती है हमने उसको क्या किया है, दो कैटेगरी में बांट दिया है ना। एक को बोला हमने फंडामेंटल क्वांटिटी और एक को बोला हमने डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, इस तरह के दो क्वांटिटीज हमने पढ़े। तो एसआई सिस्टम में हमने क्या किया, 7 फंडामेंटल ले लिए और 2 सप्लीमेंट्री ले लिए। बाकी सारे को क्या बोला हमने, डिराइव्ड यूनिट बोला। ठीक है, बाकी सबको क्या बोला, डिराइव्ड यूनिट बोला। तो जैसे कि मैं मान लेता हूं कि लेंथ है, तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या बताया मैंने आपको, मीटर बताया, है ना। लेंथ का एसआई यूनिट मीटर है। बट क्या सिर्फ मीटर ही यूज होता है ना। एप्लीकेशन में क्या सिर्फ मीटर ही यूज होता है? हर जगह पर आप मीटर से काम कर सकते हो क्या? जैसे कि मुझे अगर यहाँ से, है ना, यहाँ से अमेरिका तक का डिस्टेंस मापना है, ठीक है, तो मैं मीटर स्केल से मापते मापते क्या हो जाऊंगा, थक जाऊंगा, तो मुझे कोई बड़ा यूनिट चाहिए। ठीक है, चलो फिर भी अमेरिका तक तो आप मरते दम तक कर भी लो, लेकिन अगर मान लो किसी स्टार, किसी प्लानेट का डिस्टेंस मापना हो, तब तो आप इस मीटर स्केल से नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ बड़े बड़े यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस चाहिए, तो वहां पर भी हमारा मीटर स्केल लेकर, जो दिखता ही नहीं है, एटम तो इतने छोटे होते हैं कि वो दिखता ही नहीं है, जो दिखता ही नहीं है तो उसके ऊपर कैसे आप मीटर स्केल ले जाओगे और मापोगे, तो आप नहीं माप सकते बच्चों। तो उसके लिए क्या चाहिए, मुझे कुछ बहुत छोटे यूनिट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मीटर ही सफिशियंट है, इसके अलावा कुछ बहुत बड़े यूनिट्स, कुछ छोटे यूनिट्स, ऐसे चीजों की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे बच्चों सम अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ, सम अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ। ठीक है, पहले बात करेंगे लार्ज यूनिट्स की, लार्ज यूनिट्स, बड़े बड़े यूनिट्स। ठीक है, तो इसमें अपन यूज करते हैं बच्चों, पहला है लाइट ईयर। ठीक है, ध्यान से समझना, लाइट ईयर। सुनने में ऐसा लगता है, ईयर मतलब साल, साल तो क्या होता है भाई, समय, है ना। साल क्या होता है, समय होता है। लेकिन ये लाइट है ना, कंफ्यूज मत होना, लाइट ईयर क्या है, यूनिट है किसका, लेंथ का, नॉट समय, है ना, टाइम का नहीं है ये, किसका है, लेंथ का है।
ठीक है। तो आप ध्यान रखें बच्चों कि लाइट ईयर जो है वो किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। कंफ्यूज मत होना, कई बार बच्चे गलती से क्या मार देते हैं, टाइम का यूनिट है। आपसे पूछेगा लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, तो आपको दिया रहेगा लेंथ, टाइम, है ना, इस तरीके से। तो आपको क्या मारना है, लेंथ का मारना है, ठीक है, लेंथ। अच्छा, क्या होता है लाइट ईयर, बोला जाता है बच्चों, आपको पता है ना, लाइट जो है वो क्या करता है, ट्रैवल करता है। लाइट ट्रैवल करता है विथ स्पीड c, यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतने स्पीड से लाइट क्या होता है, ट्रैवल करता है, आपको पता है ना, दिस मच स्पीड। तो भाई लाइट जब ट्रैवल करता है तो लाइट एक साल में कितना ट्रैवल करेगा, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 कंप्लीट ईयर, बात आ रही समझ में, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 कंप्लीट ईयर इज नोन एज लाइट ईयर, ठीक है बच्चों। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट in 1 year is called 1 light year, ठीक है। इसको अपन क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर, ठीक है बच्चों। तो आपको जैसा कि पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है बच्चों, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो लाइट की स्पीड कितनी है, 3 इंटू 10⁸, ठीक है। और टाइम कितने समय में, 1 ईयर में कितना समय होगा बच्चों, 365 डेज, एक डे में 24 आवर, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, इतना टाइम हो गया बच्चों, है ना। जब आप इनको पूरे को सॉल्व करोगे ना, ठीक है, जब इनको आप पूरे को सॉल्व करोगे तो ये आएगा बच्चों 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, कितना आएगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, 1 लाइट ईयर, सिंबल क्या होता है, LY, ठीक है। तो आप याद रखना, आपसे इसकी वैल्यू पूछी जा सकती है, 2 क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। आपको पूछेगा इसकी वैल्यू क्या होती है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, और दूसरी चीज पूछी जाएगी कि होता क्या है ये, डेफिनेशन ये, और ये किसका यूनिट है, तो लेंथ का यूनिट है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, देखो मीटर किसका होता है, लेंथ का होता है, तो ये लेंथ का यूनिट है, ठीक है। तो लाइट ईयर समझ में आया आपको। लाइट ईयर के बाद बच्चों एक दूसरा यूनिट होता है, हम कहते हैं उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सेकंड जो हमारा लार्ज यूनिट में यूज करते हैं दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। चलो देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ओके। व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको शॉर्टकट में अपन बच्चों AU से शो करते हैं, ठीक है। कैसे शो करते हैं, AU से, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जैसा आपको पता है बच्चों कि हमारा जो अर्थ है ना वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है, दिस इज सन, ठीक है। और इसके चारों तरफ ऐसे ऑर्बिट में हमारा अर्थ क्या होता है, रोटेट होता है, ठीक है। तो अर्थ कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, कभी यहाँ होता है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो हम क्या करते हैं, पूरे साल में जो इसकी डिस्टेंस है ना उसका एवरेज ले लेते हैं, उसको कहते हैं मीन डिस्टेंस, है ना, मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है बच्चों। मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। आगे क्या बात समझ में, तो इसको डिफाइन करेंगे, दी मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आएगी ये बात समझ में, क्या कहते हैं इसको हम लोग, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। 1 AU इक्वल टू होता है बच्चों, 1 AU इक्वल टू होता है 1.496 इंटू
10⁻11 मीटर। कितना होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अप्रॉक्स में इसको आप 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर यूज कर सकते हो। तो याद रखना 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का वैल्यू है ना, ये आपसे पूछा जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, इतना हो जाएगा आपका। क्लियर है। तो ये हो गया बच्चों सेकेंड बड़ा यूनिट है ये। ठीक है, अगला यूनिट है बच्चों पार्सेक। तीन जो है वो है पार्सेक। पार्सेक ये जो है वो क्या बोलते हैं स्टार्स के डिस्टेंस है ना, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर होता है अपना स्टार। ठीक है, तो स्टार्स के बीच का डिस्टेंस मापने के लिए अपन क्या करते हैं पार्सेक का यूज करते हैं। दिस यूनिट इज यूज्ड। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन stars is measured, distance between stars is measured in parsec। ठीक है बच्चों, पार्सेक 1 पार्सेक इक्वल टू होता है 1 पार्सेक इक्वल टू होता है बच्चों 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। कितना होता है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर, इतना होता है आपका क्या 1 पार्सेक। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बड़े बड़े यूनिट्स थे जो अपन अक्सर यूज किया करते हैं। ठीक है, अपन इसको अक्सर यूज किया करते हैं। ठीक है, आगे देखो बच्चों, तो ये हो गए लार्ज यूनिट में से। अब देखो स्मॉल यूनिट्स। स्मॉल यूनिट्स, ठीक है, स्मॉल यूनिट्स में अपन क्या यूज करते हैं बच्चों, जैसे कि माइक्रोन। माइक्रोन 1 माइक्रोन। ठीक है, ये आपका क्या है स्मॉल यूनिट है। 1 माइक्रोन का मतलब होता है 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर को 1 माइक्रोन बोलते हैं। और माइक्रो मतलब आपको पता है 10⁻⁻6 होता है। दैट मीन्स कि 1 माइक्रोन कितना होता है बच्चों 10⁻⁻6 मीटर। तो आपको अगर वैल्यू पूछता है कि व्हाट इज 1 माइक्रोन, तो बोलोगे आप 10⁻16 मीटर। ठीक है, और क्या पूछा जाएगा बच्चों नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर एम। ठीक है, नैनो मतलब क्या होता है बच्चों 10⁻⁹ मीटर, इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस मापने के लिए, एटम्स के बीच का डिस्टेंस मापने के लिए, चूंकि एटम के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी होती है तो बहुत छोटी यूनिट लगती है बच्चों, हम लोग बोलते हैं उसको फर्मी। क्या बोलते हैं फर्मी। ठीक है, ये बेसिकली होता है 1 फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर, ठीक है, और फेम्टो मतलब क्या होता है आपको पता है 10⁻⁻15 मीटर। तो 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है बच्चों, इसके अलावा और एक यूनिट यूज होता है वो है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इसका सिंबल होता है बच्चों A0। ठीक है, एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है बच्चों 10⁻10 मीटर। ठीक है, 10⁻10 मीटर। तो इतनी तरह की छोटी छोटी यूनिट्स लेंथ के लिए यूज होती है, माइक्रोन, नैनोमीटर, फर्मी, एंगस्ट्रॉम वगैरह। ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में आपको क्लियर है। ओके, ठीक है। इसके अलावा some other units of mass। मास के लिए भी ऐसे कुछ कुछ अदर यूनिट्स का अपन यूज करते हैं, जैसे कि, ठीक है बच्चों, जैसे कि बड़े यूनिट्स में बात करूं तो बड़े यूनिट्स में हो जाता है बच्चों क्विंटल।
क्विंटल, सुना होगा आपने, ठीक है बच्चों। 1 क्विंटल जो है बच्चों 100 केजी के बराबर होता है। क्या होता है? 1 क्विंटल इज 100 केजी, ठीक है, 1 केजी। ओके। दूसरा होता है बच्चों मीट्रिक टन, 1 एमटी या फिर 1 मीट्रिक टन, ठीक है, ये 10 क्विंटल के बराबर होता है। 10 क्विंटल, ठीक है बच्चों, 10 क्विंटल के बराबर होता है। 10 और 1 क्विंटल कितना होता है बच्चों? 100 केजी, सॉरी 100 केजी, तो ये कितना हो गया? 1000 केजी। 1 मीट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 केजी। 1 मीट्रिक टन इज 1000 केजी, ठीक है। ये सारी वैल्यूज याद रखने की चीजें हैं, आपको याद करना ही पड़ेगा। तो 1 मीट्रिक टन इज 1000 केजी। ये हो गए बच्चों बड़े यूनिट्स। छोटे यूनिट्स में यूज होता है AMU, 1 AMU। AMU मतलब क्या होता है बच्चों? एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। ये बहुत छोटे यूनिट्स में यूज होते हैं, जैसे कि एटम्स का मास मेजर करना है, उसमें क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी? मास की वैल्यू बहुत छोटी होगी। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट है ना, इसको डिफाइन किया जाता है बच्चों, आपने पढ़ा भी होगा, 1/12 ऑफ, ठीक है, 1 मास ऑफ 1/12 ऑफ C12 है ना, C612 एटम, ठीक है। C612 एटम का 1/12 मास क्या कहलाता है? 1 AMU कहलाता है, और इसकी वैल्यू आती है 1.66 इंटू 10⁻27 kg। हाउ मच इज 1 AMU? 1.66 इंटू 10⁻27 kg। आगे बात समझ में आपको? तो ये है बच्चों AMU। तो ये कुछ यूनिट्स थे मास के, ठीक है बच्चों। तो हमने पढ़े कुछ सम अदर यूनिट्स ऑफ मास। तो बच्चों यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। कल हम लोग फिर कुछ नई चीजों को सीखेंगे।